हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी अग्निवीर की जो क्लासेस चल रही हैं उसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक मॉडल पेपर को हल करेंगे। ये आज हमारी 12वीं क्लास होगी। इससे पहले 11 क्लासेस हो चुकी हैं, तो यदि नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। महत्वपूर्ण क्लास है, ये पूरे सिलेबस को रिवाइज कर रही है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? क्या कहता है प्रश्न? भारत का प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? यदि ऑप्शन को देखें तो जिम कॉर्बेट, मानस, पन्ना टाइगर रिजर्व, कानाकिसली। तो ये कौन सा है? ये जिम कॉर्बेट रिजर्व है। जिम कॉर्बेट रिजर्व है। ये 1 अप्रैल 1973 को इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, तो इसको भी याद रखिए। पहला प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको याद रखिए। इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। कहां पे इसका मुख्यालय? लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में हुई थी। तो इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान किया गया है? संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसका वर्णन मिलता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। यहां पे देखें 68, 76, 138, 148। तो जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन मिलता है तो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में मिलता है, 148 से लेकर 151 में मिलता है। तो याद रखिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी आय व्यय का लेखा जोखा होता है वो कौन करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है इसकी नियुक्ति। और इसकी जो उम्र होती है 65 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसको भी याद रखिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा होगा वो मान्य होगा। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 148। जापान की संसद का नाम है, जापान की संसद का क्या नाम है? यहां पे ऑप्शन में देखें तो मजलिस डाइट कोर्ट्स। जापान की संसद का क्या नाम है? तो ये डाइट। जापान की राजधानी टोक्यो है, इसको भी याद रखिए। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है, जापानी इसकी भाषा है। इसके अलावा महत्वपूर्ण देशों के जो संसद के नाम है उनको भी देख लीजिए, पूछे जा सकते हैं। अफगानिस्तान दक्षिण कोरिया की संसद को क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली। ईरान मालदीव के संसद को मजलिस बोलते हैं। अमेरिका के संसद को कांग्रेस बोलते हैं। पाकिस्तान की संसद को मजलिस ए शोरा बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की संसद को क्या बोला जाता है? तो सुप्रीम पीपल्स असेंबली। नेपाल की संसद को विधानमंडल संसद। रूस की संसद को ड्यूमा बोला जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की संसद को पार्लियामेंट बोला जाता है और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद बोला जाता है। तो इस तरह से इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो किसने प्रस्तुत किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 1946 में। इसको याद रखिए। इसके अलावा मसौदा समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं, तो ये भी याद रखिए। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यहां पे पूछा गया क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। तो इसके किसने प्रस्तुत किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 1946 में। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन, के कस्तूरी, नॉर्मन बोरलॉग और एमएस रविचंद्रन। तो किसे कहा जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन को। ये 60 के दशक में भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया था और इसीलिए इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी हाल में ही इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी इन्हें नवाजा जा रहा है। तो ये भी याद रखिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्रांतियां रही हैं उसको भी देख लीजिए। हरित क्रांति किससे संबंधित रही है? खाद्यान्न उत्पादन से। और जनक किसको माना जाता है? तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। श्वेत क्रांति का संबंध किससे रहा है? दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति का खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से। नीली क्रांति का संबंध किससे रहा है? तो मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का प्याज और झींगा उत्पादन से। काली क्रांति का पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन से। धूसर क्रांति का उर्वरक से। रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से।
सुनहरी क्रांति का बागवानी से, इस तरह से ये सारी की सारी क्रांतियां हैं, इनको देख लीजिए, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? यहां पे पूछा गया है गुजरता है, इसको मैप में देख लेते हैं। ये भारत की मानक रेखा है 82 डिग्री देशांतर रेखा, जो कहां कहां से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर ये छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहां पे ऑप्शन में देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड से नहीं गुजरती, बिहार से नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। कहां से गुजरती? छत्तीसगढ़ से। यहां पे पूछा गया है मानक रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो ये किससे? छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ को मिला के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसको भी याद रखिए। पृथ्वी का सबसे निचला स्थान चैलेंजर गर्त किस खाड़ी में स्थित है? यहां पे पूछा गया है सबसे निचला गर्त कौन सा? चैलेंजर गर्त किस खाड़ी में स्थित है? तो ये मरियाना की खाड़ी में। किस खाड़ी में? मरियाना, प्रशांत महासागर में स्थित है, वहां पे स्थित है। और ये इसकी जो गहराई है ये लगभग 11 किलोमीटर है, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी गहरा है ये, तो इसको भी याद रखिए। कहां पे स्थित है ये? प्रशांत महासागर में। क्या नाम है? मरियाना की खाड़ी, मरियाना ट्रंच। ये पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? यहां पे पूछा गया है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था? यहां पे ऑप्शन में देखिए, मोहन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी, सुभाष चंद्र बोस। तो किसके द्वारा किया गया था? ये कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने भी इसका नेतृत्व किया था। 1942 में, 1942 में इसका गठन किया गया था, तो इस तथ्य को भी याद रखिए। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया था? नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाया गया था? तो 1911 में दिल्ली दरबार होता है, वहीं पे नई दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की जाती है। उसके पहले दिल्ली के पहले ये राजधानी कहां थी? तो कोलकाता में। तो ये 1911 में दिल्ली दरबार के समय नई दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके अलावा एक फैक्ट इसमें और याद रखिए, 1931 में आधिकारिक तौर पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, और उस समय वायसराय कौन था? इरविन, लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे, जिन्होंने नई दिल्ली को आधिकारिक तौर पर राजधानी बनाया था। तो ये भी याद रखिए, यहां पे पूछा गया है। तो ये कौन सा है? 1911। निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? यहां पे पुरंदर की संधि के विषय में पूछा गया है, किसके किसके मध्य हुई थी? जयसिंह शिवाजी, जयसिंह संभाजी, बालाजी विश्वनाथ जहांगीर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हुई थी जयसिंह और शिवाजी। किसके मध्य हुई थी? जयसिंह शिवाजी को 1665 ईस्वी में। कब हुई थी? जयसिंह और शिवाजी। जयसिंह ये मुगलों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, ये मराठों की तरफ से शिवाजी कर रहे थे। 1665 में इनकी संधि हुई थी, और इस संधि का नाम क्या था? पुरंदर की संधि। तो याद रखिए, पुरंदर की संधि 1665 जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? भारवी, आर्यभट्ट, ब्राह्मणगुप्त, वराहमिहिर। तो किसके द्वारा की गई है? ये वराहमिहिर के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? वराहमिहिर के द्वारा। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में 14 अध्याय हैं, इसको भी याद रखिए, 14 अध्यायों में बांटा गया है इसको। और इसमें मुख्य रूप से मंगल ग्रह का वर्णन मिलता है, इसमें वर्णन किया गया है। तो इस तरह से इसको भी याद रखिए। इसके अलावा इसमें एक फैक्ट और है, आर्यभट्ट ने किसकी रचना की है? तो आर्यभट्टम ने रचना की है, और इन्हीं के नाम पे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 1975 पे आर्यभट्ट के नाम से। तो ये भी याद रखिए। भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? भारत में अरब आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था पहली बार। तो इस पुस्तक की जानकारी इसकी जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो यहां पे देखें तो चचनामा, रेहला, तारीख फिरोज शाही, फुतूस हस्ती, नई सामी। तो किस में मिलती है? ये चचनामा में मिलती है। किस में मिलती है? चचीनामा में। और इसके लेखक कौन है? तो अली अहमद है। ये नाम भी याद रखिए,
चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद है, जिसमें भारत के अरब आक्रमण और अरब विजय, जहां पे सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो कौन सी रचना है? वो चचनामा है। लेखक कौन है इसके? तो अली अहमद है। रेहला किसकी? तो ये मोरक्को निवासी इब्न बतूता की रचना है। इसको भी याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है। रेहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की, ये मोरक्को निवासी था। और तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की रचना है। तो इस तरह से इस फैक्ट को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहां उतरा था? वास्को डिगामा 1498 में भारत आया। ये कहां का? पुर्तगाल का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का। और पहला यूरोपीय मार्ग, यूरोप से भारत का जो समुद्री मार्ग था, ये वास्को डिगामा नहीं खोजा था। और ये कहां पे आया था? ये कालीकट बंदरगाह में। कहां पे? कालीकट बंदरगाह। ये केरल के कोझिकोड नामक जिला पे स्थित है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कालीकट बंदरगाह। तो कहां पे पहुंचा था वास्को डिगामा? कालीकट बंदरगाह। कब पहुंचा था? 1498। उसके बाद इसने 2 बार यात्रा की, और इसकी यात्राएं जो थी काफी सुलभ मानी जाती हैं, काफी इफेक्टिव मानी जाती हैं। तो इस तरह से याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिर है। यहां पे गुप्तकालीन मंदिरों के विषय में पूछा गया है। ऑप्शन में देखें तो तिगवा का विष्णु मंदिर, ये गुप्तकालीन मंदिर है। भूमरा का शिव मंदिर, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। दशावतार मंदिर, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है, या उपरोक्त में से सभी। यहां पे ये तीनों ही मंदिर जो है गुप्तकालीन मंदिर है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। इसके अलावा इसके देख लेते हैं। विष्णु मंदिर, ये तिगवा मंदिर है, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भूमरा का, ये शिव मंदिर है, नागौद मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर है, नचरा कुठार मध्य प्रदेश में। और दशावतार मंदिर कहां पे है? देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में। तो ये भी याद रखिए, ये सारे के सारे गुप्तकालीन मंदिर हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारा जीके का पोर्शन खत्म होता है। अब साइंस के पोर्शन में चलते हैं। साइंस का जो पहला प्रश्न है, 1 मिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। वह विलियन जो लाल लिटमस को नीला करता है, तो पहली चीज तो यही, लाल लिटमस को नीला कौन करता है? तो ये क्षारीय विलियन होगा। क्षारीय विलियन लाल लिटमस को नीला करता है। और क्षारीय विलियन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, ग्रेटर देन 7 होता है, 7 से अधिक होता है। तो यहां पे पूछा गया है विलियन का पीएच है, तो 7 से अधिक एक ही मान है, डी है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8.5 हो जाएगा। यदि 7 से ज्यादा है तो क्षारीय विलियन होगा, और यदि 7 से कम है तो वो अम्लीय विलियन होगा। 7 न्यूट्रल होता है, तो ये याद रखिए, 7 से कम है तो अम्लीय विलियन होगा, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय विलियन होगा। और चूंकि क्षारीय विलियन है, यहाँ पे 8.5 एक ही ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? इंडियन फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन था? तो ये अप्सरे था। 1957 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अप्सरा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? यहां पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण जो पीतल होता है उसका रंग हवा में क्या हो जाता है? फीका पड़ जाता है। तो कौन सा होता है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसके कारण पीतल का रंग क्या होता है? हवा में फीका पड़ जाता है। इसका जो फॉर्मूला है H2S है, तो इसको भी याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? यहां पे पूछा गया है कठोरतम धातु, हार्डेस्ट मेटल कौन सा है? लोहा, सोना, टंगस्टन, प्लेटिनम। तो इसमें से कौन सा है? इसमें से जो सबसे कठोरतम धातु है वो कौन सी है? टंगस्टन है। और सबसे नर्म धातु वो कौन सी है? प्लेटिनम। तो दोनों याद रखिए, सबसे नर्म धातु कौन सी है? प्लेटिनम। और सबसे हार्ड धातु कौन सी है? तो टंगस्टन है। इस तरह से दोनों धातुओं को याद रखिए। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबल, जो नोबेल प्राइज शुरू किया गया है इन्हीं के नाम पे शुरू किया गया था। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और इसमें जो प्रयुक्त होने वाला रसायन है, ऑप्शन में देखें तो ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट और ग्लिसरॉल ट्राई आयोडेंट। तो इसमें से कौन सा है? ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। ये रसायन है जो डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होता है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? यहां पे पूछा गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन में 3 जनवरी 1954, 5 फरवरी 1954, 3 जनवरी 1955 और 8 फरवरी 1954। तो ये कब हुई थी? 3 जनवरी 1954। 3 जनवरी 1954 को मुंबई में हुई थी। तो डेट भी याद रखिए और कहां पे, ये मुंबई में हुई थी, इसको भी याद रखिए। और भाभा एटॉमिक सेंटर BARC का फुल फॉर्म भी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो इसको भी याद रखिए। ये भी पूछा जा सकता है कि BARC का फुल फॉर्म क्या होता है, BARC। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी? DRDO। नेक्स्ट DRDO को के विषय में पूछा गया है। तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में। इसका मुख्यालय कहां है? तो दिल्ली में है। मुख्यालय भी याद रखिए। सन कब स्थापना हुई थी? 1958 में हुई थी। और इसके अलावा इसका कार्य जो है, तो ये रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य करता है। तो इस तरह से इसको भी याद रखिए। निम्न में से भारत का मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है, ऑफिशियल घोषणा की है गगन मिशन के लिए। तो यहां पे मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो ये गगनयान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है। ये गगनयान है जहां पे भारत के 4 साइंटिस्ट कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अभी घोषणा की गई है हाल में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? गगनयान। ये 2025 में उड़ान भरने की संभावना है। किस संगठन ने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया था? ऐसा कौन सा संगठन है जिसने व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट का विकास किया है, विकसित किया है? तो यहां पे देखें DRDO, TIFR, CDAC, इसरो। तो ये किसने किया है? ये इसरो ने किया है। इसरो द्वारा व्योममित्र नाम के भारतीय रोबोट का विकसित किया गया है, विकास किया गया है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसरो हो जाएगा। चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3, ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित किया गया था? यहां पे ऑप्शन में देखें, 14 जुलाई 2023, 14 जून 2023, 20 जुलाई 2023 या 15 जुलाई 2023। तो कब किया गया था? ये 14 जुलाई 2023 को। कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया था। उसके बाद ये 23 जून 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करके इतिहास रचा था और पहला देश भारत बन गया था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल और सुरक्षित लैंडिंग कराया था। इसके अलावा चंद्र मिशन को भी देख लेते हैं। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2008, ये याद रखिए। और इसके अलावा लॉन्चिंग व्हीकल भी याद रखिए, PSLV XLC-11 के द्वारा। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3 के द्वारा। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था LMB-3M4 के द्वारा। इस तरह से चंद्रमा मिशन को याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? यहां पे पूछा गया है प्रोटीन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो ये अग्नाशय से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? अग्नाशय से। अग्नाशय की जो मुख्य कोशिकाएं होती हैं उसमें पेप्सिन नामक एक एंजाइम निकलता है, ये भी याद रखिए। पेप्सिन नामक एक एंजाइम निकलता है और वही मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचक होता है, पाचक करने में सहायक होता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमाशय हो जाएगा। कौन सा एंजाइम निकलता है? तो पेप्सिन नामक। तो इसको याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि आमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो पेप्सिन। रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का वहन किस रूप में होता है? ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का वहन किस रूप में होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये किस रूप में होता है? तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। रुधिर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का वहन होता है ये मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड का वहन किसके द्वारा होता है? बाइकार्बोनेट के द्वारा। 23% हीमोग्लोबिन के द्वारा और 7% प्लाज्मा के द्वारा। तो इस तरह से याद रखिए। यहां पे पूछा गया है किस रूप में? तो ये कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के रूप में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है।
यहां पे देखें टाइलिन, तो टाइलिन किससे संबंधित है? अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, मुख। तो टाइलिन मुख से निकलता है, मुख से निकलने वाली लार। पेप्सिन जिसकी बात कर रहे थे अभी, ये कहां से? अग्नाशय से। तो यहां ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पेप्सिन बी का क्या हो जाएगा? अग्नाशय 1 हो जाएगा। सी लाइपेज, लाइपेज किससे संबंधित है? तो ये अग्नाशय से संबंधित है, सी का 2 हो जाएगा। और लैक्टोज किससे संबंधित है? तो ये छोटी आंत से संबंधित है, तो डी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पे जो सही जोड़ा बनेगा A4, B1, C2 और D3। इस तरह से याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण कहां पे होता है? तो वृक्क में, यकृत में, मूत्राशय में, प्रोस्टेट ग्रंथि में। किसमें होता है? ये यकृत में होता है। यकृत में जो यकृत ग्रंथियां होती है, यकृत कोशिकाएं होती हैं, उसमें यूरिया का निर्माण होता है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डेसिबल किसकी तीव्रता मापने में उपयोग किया जाता है? यहां मात्रक से पूछा गया है, डेसिबल किसकी तीव्रता मापने में उपयोग किया जाता है? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो डेसिबल नापा जाता है वो ध्वनि क्षेत्र को नापा जाता है। किसको नापा जाता है? ध्वनि को। इसके अलावा महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं और उनके मात्रक हैं जो बार बार परीक्षा पूछे जाते हैं, तो इनको भी याद रखिए। बल का मात्रक क्या है? बल किससे मापा जाता है? तो न्यूटन और डाइन। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल और अर्ग। भूकंप तीव्रता रिएक्टर से मापा जाता है। प्रेरकत्व हेनरी से। ऊष्मा जूल और कैलोरी से। चुंबकीय प्रेरण टेस्ला से। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम से। प्रतिरोध ओम से। तो इस तरह से इन सभी को याद रखिए, इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। कोई यदि क्यूरी होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।